Hello everyone, this is Dr. Abdal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। आज मैं मैथ पजल एंड गेम्स का प्रीवियस ईयर का मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ विच इज़ ऑफ दिसंबर 2024। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे, तो उसको वन बाय वन आज सॉल्व करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। इसमें क्या होता है डेफिनेशन, अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन आर और ऑल एट अ टाइम। मतलब आपके पास कुछ एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, उसमें से आप कोई से भी आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उठाना चाहते हो, कोई से भी, ठीक है, और उनके डिफरेंट अरेंजमेंट करना चाहते हो। मान लो आपके पास एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, आपके पास यहाँ 7 नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, आप उनमें से कोई से भी 3 उठाना चाहते हो, उनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स करना चाहते हो। तो 3 आप बी सी ई उठा सकते हो, या 3 आप ए डी जी उठा सकते हो। अब इनके अरेंजमेंट भी कर सकते हो, आप बी को बाद में कर दो, सी पहले कर दो, ई बाद में कर दो, तो उसके आप डिफरेंट अरेंजमेंट जो भी करोगे वो परमुटेशन का पार्ट बनेंगे, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारे अरेंजमेंट 3 उठाने के बाद, क्योंकि आपको बोला गया है आर, और या तो आर उठाने या ऑल एट ए टाइम, सारे के सारे उठा सकते हो। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली हम कर सकते हैं, हमें एक काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आप आर कोई से ऑब्जेक्ट उठाना चाहते हो, उनके डिफरेंट अरेंजमेंट करना चाहते हो, तो वो होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एन लेस देन इक्वल टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एक सेट है ए जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 5 और सेट 5। तो 5 क्या होता है यहाँ पे, ये एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ट्रू, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करो, ए जो आपको सेट दे रखा है ना, इसके आप पावर सेट बना लो, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछे गए नीचे वो पावर सेट से भी रिलेटेड पूछे गए। तो पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बन रहे होते हैं उसको हम पावर सेट में लिख देते हैं, है ना। ए आपको एक यहाँ पे सेट दे रखा है, उसमें जितने भी सबसेट बनेंगे वो पावर सेट के एलिमेंट्स बनते हैं। तो सबसेट कैसे बनाओगे, एक 5 एलिमेंट है तो उसका सबसेट एक सेट में डाल दोगे। फिर दूसरा एलिमेंट है सेट 5, तो उसको भी फिर आप एक सेट में डाल दोगे, जो भी एलिमेंट दे रखा है उसको सेट में डालते चले जाओ। फिर एक खुद ए सेट दे रखा है, तो ए सेट भी पावर सेट का सेट एलिमेंट बनेगा। और एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ पावर सेट। एम्प्टी सेट हम हर किसी का सबसेट होता है, क्योंकि ए जो आपका सेट है उसका जो सबसेट होगा वो 5 होगा। 5 जो है एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसलिए वो अगर ए का सबसेट है तो वो ए के पावर सेट का मेंबर होगा। क्लियर है, मतलब ए के जितने भी सबसेट हैं, ए के जितने भी सबसेट हैं ना, वो पावर सेट के एलिमेंट्स बनेंगे। तो देखो यहाँ पावर सेट के एलिमेंट्स ही बने ए के सबसेट जो हैं। अब चेक करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो 5 है, मतलब सेट ऑफ 5, ठीक है, 2 बार सेट लगाया हुआ इस पर, कंटेन कर रहा है ए के अंदर। क्या वो कंटेन करेगा, तो यस ट्रू है वो, क्योंकि अगर ए आपका मान के चलो इस तरह से कोई दे रखा है ए कॉमा बी, है ना, तो इसका सबसेट ए बनेगा ना, तो इसलिए वो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्या कह रहा है कि ये जो है सेट 5 ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में। क्या ये बिलोंग कर रहा है, देखो तो हाँ ये बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसका मेंबर है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड देखो सेट 5 बिलोंग्स टू ए, क्या, लेकिन वो तो बिलोंग नहीं कर रहा, इसमें बिलोंग ए में क्या कर रहा है, या तो 5 बिलोंग कर रहा है या फिर सेट 5 बिलोंग कर रहा है, डबल सेट 5 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें मेन चीज़ें आप याद रखना, जो भी कोई सेट है ए, उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे, सबसेट्स जो ए के होंगे वो एक्चुअल में
पावर सेट के एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। और दूसरा जो मेन, एक फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ए का सबसेट एम्प्टी सेट है, तो इसलिए एम्प्टी सेट जो है यहाँ पावर सेट का एलिमेंट बना है। सबसेट है जो भी ए का, वो पावर सेट का एलिमेंट होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, इफ NC9 इज इक्वल टू NC8 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ NC17। तो एक्चुअल में आपको n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है, n जो आपका NCR लिखा जाता है ना, ये कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फैक्टोरियल आप जानते हो कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 फैक्टोरियल लिखना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, इस तरह तक जाता है। फैक्टोरियल लिखने की जरूरत 1 तक जाएगा, ठीक है। या अगर आपको फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ब्रेक करना है तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। आप पूरा नहीं लिखना चाहते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब हम जहाँ चाहे रोक सकते हैं उसको। तो मैं यही चीज़ यूज़ करूँगा अब। तो NC9 क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बाय द फॉर्मूला ऑफ NCR जो मैंने आपको यहाँ बताया। और ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 8 फैक्टोरियल n इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 डिवाइड बाई, अब मैं 9 को कैसे लिखना चाह रहा हूँ, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया 5 फैक्टोरियल को जो लिख के बताया। और n माइनस 9 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज़ रहने दूँ, तो 1 डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल। अब n माइनस 8 फैक्टोरियल को मैं, क्योंकि n मान लो कुछ भी नेचुरल नंबर है, अब मैं इसमें से अगर एक वैल्यू कम करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू में कम करूँगा इसको, तो मैं यहाँ जाऊँगा, जैसे कि यहाँ हो रहा था 5 फैक्टोरियल को मैंने 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर रहा, एक वैल्यू कम करके इंटू फैक्टोरियल कर रहा हूँ मैं। तो n माइनस 8 फिर एक वैल्यू कम करी तो फैक्टोरियल लगाऊंगा, तो क्या बनेगा, n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल बनेगा ना वो। तो यहाँ पे मैं n माइनस 8 फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसिल। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या बनेगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 9, तो कि यहाँ पे सिर्फ 9 ही बचा है, तो n इज इक्वल टू 17 आ गया। तो अब आपसे n की वैल्यू नहीं पूछी गई, आपसे पूछा गया n17 क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। ऊपर क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपसे ये पूछा गया, इसका मतलब n की वैल्यू तो 17 आ गया, तो 17 पूछा गया, इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर आप चाहो तो फॉर्मूले में भी पुट करके देख लेना, n फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और r क्या हो गया यहाँ पे, r की वैल्यू भी 17 और n की वैल्यू भी 17, तो 17 माइनस 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल, है ना। r की वैल्यू क्योंकि 7, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, 1/0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो डायरेक्टली हमेशा n की वैल्यू 1 ही होगी, ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, एम्प्टी सेट, एक सेट दे रखा है आपको a, उसमें 5 और सेट 5 दे रखा है, 5 यहाँ पे एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। फिर पावर सेट ऑफ ए आपने ऑलरेडी देखा था, पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा इसका, पावर सेट ऑफ ए वही एम्प्टी सेट आएगा इसमें। फिर जो भी आपको एलिमेंट दे रखे ए में उसके सेट बना के लिखने हैं आपने, है ना। ये आपको अगर दे रखा है तो इस पे सेट लगाना पड़ेगा आपको, और पूरा का पूरा ए खुद भी आएगा 5 और 5, ठीक है। तो टोटल 4 एलिमेंट्स होगा, क्योंकि अगर ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2n, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 की पावर 2 4, तो 4 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या है कि 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए,
क्या फाई पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करेगा, और यहाँ पे तो बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू हो गया। सेकंड पार्ट, फाई कंटेन इन पावर सेट ऑफ ए। अब एम्प्टी सेट जो है ना इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। यहाँ पे फाई जो है ये एक एम्प्टी सेट है, तो हम और ये रूल हो, मतलब एक डेफिनेशन समझ लो, ये डेफिनेशन होती है कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये भी ट्रू होगा। ये एम्प्टी सेट इसमें बिलोंग भी कर रहा है और एम्प्टी सेट इसका सबसेट भी है, ठीक है। देन थर्ड पार्ट देखते हैं, दैट सेट फाई इज कंटेन इन पावर सेट ऑफ ए। तो क्या ये होगा, सेट फाई जो है कंटेन इन पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो फाई जो है वो पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है, तो जो भी मेंबर है ना अगर आप उस पर सेट लगा दोगे तो वो उसका सबसेट बन जाएगा, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए कोई सेट ले लो, उसमें ए कॉमा बी एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं ए पर सेट लगा दूँ ना तो वो ए का सबसेट बनेगा। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर पावर सेट का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे दे रखा है ये फाई, तो इस पे सेट लगा दोगे तो पावर सेट ऑफ ए का सबसेट बन जाएगा। एंड फोर्थ पार्ट क्या है आपका, फाई इज कंटेन इन ए। क्या फाई कंटेन कर रहा है ए में, ऑब्वियसली कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो फाई जो है वो उसका एक एलिमेंट है, उस पर सेट लगा दोगे तो ए में कंटेन करेगा, तो इसके सारे पार्ट ट्रू हो गए। आई होप आपको ये फाई का लॉजिक समझ आ रहा होगा कि फाई कैसे सबसेट भी बन रहा है और एलिमेंट भी बन रहा है। दिस इज़ वेरी लॉजिकल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट दीज बाय वेन डायग्राम। तो अगर मैं दो सेट ले लूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है उसमें सारे के सारे x आएंगे सच दैट x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ठीक है। मतलब x a में भी होना चाहिए एंड, ये लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, x a का भी मेंबर होना चाहिए और x b का भी मेंबर होना चाहिए, तभी a इंटरसेक्शन b में वो सारे x आएंगे। अब वेन डायग्राम से भी बताना है तो पहले यूनियन भी डिफाइन कर लेते हैं, ए यूनियन बी। तो यूनियन में वो x आएंगे सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, मतलब कि वो सारे के सारे x जो या तो a में हो और या b में हो, मतलब दोनों में से किसी एक में भी होंगे तो यूनियन में होंगे। अब इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। वेन डायग्राम का मतलब है कि आपके पास दो सेट हैं a और b, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपका सेट A हो गया, इसमें कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, और ये आपका सेट B हो गया, इसमें भी कुछ पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये A सेट है, ये B सेट है, तो इसमें इंटरसेक्शन वाला जो है ना ये वाला एरिया होता है, तो इसमें जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो दिखाता है कि वो A और B में दोनों में कॉमन है, तो हो गया इंटरसेक्शन B। और A यूनियन B कैसे बनाते हैं, अगर A सेट आपका ये है और ये उसके पॉइंट्स हैं और ये आपका B सेट है, ठीक है, तो A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B ये पूरा का पूरा सेट होगा, ठीक है। ये भी पार्ट हो, सारा पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड A यूनियन B। तो दिस इज वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट द रिलेशन A डिवाइड्स B, मतलब एक रिलेशन डिफाइन किया है A डिवाइड्स B, दैट इज A डिवाइड्स B ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है ये, यहाँ मीन्स जो A और B आ रहे हैं ना वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, और ये बोला है इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं किसी रिलेशन के साथ तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है अगर ए
एक को डिवाइड करे फॉर एवरी नेचुरल नंबर, तो हम बोलेंगे वो रिफ्लेक्सिव है, मतलब हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। तो क्या अगर मैं ए कोई नेचुरल नंबर लूँ, क्या वो अपने आप को डिवाइड करेगा? क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं आता तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेट होना पड़ेगा। तो जो रूल कह रहा है ना डिवाइड वाला, वो रूल इस पर सेटिस्फाई होगा। मतलब अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि बी ए को डिवाइड करेगा? क्या ये नेचुरल नंबर में होल्ड करेगा? तो एग्जांपल लेते हैं, तो ए को 2 ले लेते हैं, बी को 4, तो 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज, क्या 4 2 को इम्प्लाई करेगा? क्या 4 2 को डिवाइड कर सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव ही था, सिमेट्रिक नहीं हुआ। हमें ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये सिंबल याद रखना, ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब है कि ए बी को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जो आप लिखते हो ना इस तरह से बी डिवाइड बाई ए, वही है यहाँ पे ये बस सिंबल इस तरह से यूज़ करा गया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगर ए और बी को सेट दे रखे हमें, देन फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस बी। ये सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 5 7। तो आप क्या करो, इसमें ना ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूँ। तो ए का एक एलिमेंट फिक्स कर दो और बी के दोनों जो जितने भी एलिमेंट वो वेरी कर दो, 1,5 फिर 1,7। पहले मैंने एलिमेंट लिया ए से, फिर बाकी के मैंने बी में से निकाल के वेरी करा दिए। फिर ए का एलिमेंट लिया 2 और बी के एलिमेंट 5 और 2 फिर ए से लिया और बी का एलिमेंट 7। फिर सिमिलरली ए से 3 लिया, बी का 5 आ गया, ए से 3 लिया और बी का 7 आ गया। तो मतलब आप इसमें फर्स्ट पोजीशन नोट करो, जो फर्स्ट पोजीशन होगी ना वो हमेशा ए से आ रही होगी, है ना, ए से ही तो आ रही है 1 2 3। और उसमें सेकंड पोजीशन है 5 7 5 7, ये सब बी से आ रही है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? हम टपल्स में बनाते हैं, ए कॉमा बी की फॉर्म में बनाते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट ए से आ रहा होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आ रहा होता है। अगर आपसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछा जाता है और सी भी कोई सेट आपको गिवन होता फॉर एग्जांपल, तो इसमें कैसे एलिमेंट्स आते? इसमें ट्रिपलेट्स में आते। ए कहाँ से आता? वो कैपिटल ए से आता। बी कहाँ से आता? स्मॉल बी, वो कैपिटल बी सेट से आता। और स्मॉल सी कहाँ से आता? कैपिटल सी सेट से आता। इस तरह से आपको सारी पॉसिबिलिटी बनानी होती है। अब सेकंड में क्या पूछा? बी क्रॉस बी, तो आप आई थिंक निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी क्रॉस बी का मतलब है आपने बी जो आपका 5 7 है, इसके ही साथ आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके ही आ जाते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि ए क्रॉस बी था, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा, आंसर लिख दिया 5। फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा, आंसर लिख दिया 7। फिर 2 को करा, 2 को 5 से करा, आंसर 10। 2 को 7 से करा 14। तो ये रॉन्ग प्रोसीजर है, ऐसे नहीं करते हैं, हमें सिर्फ एलिमेंट्स बताने होते हैं। तो क्या बनेगा इसमें? 5, 5, 5, 7। पहले एक एलिमेंट फिक्स करा, फिर दूसरे वाले में वेरी करा दिया, 7, 5 एंड 7, 7। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट सेट से आ रहा है, ये इस वाले सेट से आ रहा है और ये बी ही है। और ये सेकंड वाला कहाँ से आ रहा है? ये इस वाले सेट से आ रहा है, ये भी बी है आपको। अब बी क्रॉस ए है, तो बी के एलिमेंट अब पहले आ जाएंगे और ए के बाद में आ जाएंगे, तो आप वो निकाल सकते हो। आई थिंक बी क्रॉस ए आप निकालना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपने क्या निकाला है, या मैं ये भी बताऊँ आपको। बी के एलिमेंट है 5 7 और ए के 1 2 3, तो 5 2 3, फिर 7 1 7 2 एंड 7 3। तो ये क्या आ गया? बी क्रॉस ए। फर्स्ट एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट सारे बी से आ रहे हैं और सेकंड एलिमेंट जो है 1 2 3 1 2 3 ये ए से आ रहा है। फिर ए क्रॉस ए निकालना है, तो ए में
1 है, 1 फिक्स करा और फिर ए के ही एलिमेंट आगे वेरी करा दिया। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 एंड देन 3 1 3 2 एंड 3 3। तो अगर आपको चेक करना है कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है, इसमें एक चीज़ और वेरीफाई कर सकते हो। जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आते हैं ना, कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो जितने ए में 3 है और बी में कितने 2, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आएंगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज़ वेरी ईजी ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग 7 इन द यूनिट प्लेस। ठीक है, सो हमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 99 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जिनका यूनिट प्लेस पे 1 होगा, 7 होगा। मतलब अब 99 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो 3 डिजिट्स नंबर होंगे, उनमें 3 डिजिट्स आ रहे होंगे। वो बोल रहा है यूनिट प्लेस में हमेशा 7 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मैं 0 1 2 3 से लेके 9 तक के नंबर दे दूँगी, कितने नंबर हैं टोटल, टोटल नंबर हैं ये 10। तो मैं इसमें से यहाँ पे ना सारे नंबर यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पे 0 यूज़ कर लिया तो आपका ये नंबर ना 2 डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको तो 3 डिजिट्स के नंबर चाहिए, क्योंकि आप 99 से 1000 के बीच में काम कर रहे हो। तो इसका मतलब है अगर आपको 99 और 1000 के बीच के नंबर बनाने, तो आप इस प्लेस पे 0 के अलावा सब कुछ यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, 0 अगर मैंने हटा दिया, टोटल कितने नंबर्स हैं, ये हैं 10 नंबर्स। तो अगर मैंने 0 हटा दिया तो यहाँ पे फर्स्ट इस प्लेस पे आएंगे 9 डिजिट्स यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, अब बचा ये वाला सेकंड, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें आप 0 भी यूज़ कर सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3 भी एंड 9 तक यूज़ कर सकते हो। तो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, तो 10 के 10 आप यहाँ यूज़ कर लोगे। और यहाँ 7 आपको फिक्स रखना है, क्योंकि उसने बोला यूनिट प्लेस पे हमेशा 7 ही आना चाहिए। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है ओनली 1। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 9 × 10 × 1। तो ये हो गया आपका 90। आई होप दिस इज़ क्लियर। आपने सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज़ दोनों में बन रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग एटलीस्ट 1 ऑफ देयर डिजिट 7। मतलब बोला है कि जो 3 डिजिट्स नंबर बनेंगे ना, उसमें से हमें एक तो 7 आना ही चाहिए। वो 7 कहीं भी आए, यहाँ आ जाए या फिर यहाँ कहीं आ जाए, ऐसे आ जाए कुछ नंबर, 9 ले लो, या फिर तीनों में ही 7 आ जाए। तो हमेशा एक 7 तो होना ही चाहिए उसमें, और सारे 3 डिजिट्स नंबर होने चाहिए। तो ये पूछा गया है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें सारे के सारे ना वो नंबर निकाल लेंगे सबसे पहले जिनमें 7 नहीं है। ठीक है, सो ऑल द डिजिट्स बिटवीन 99 and 1000 having not having digit 7। ठीक है, जिसमें 7 डिजिट नहीं आएगा, नॉट हैविंग डिजिट 7। वो सारे नंबर हम देख लेते हैं कितने बनेंगे। तो 3 डिजिट्स नंबर हैं, 7 नहीं आना चाहिए। अगर मेरे पास ये सारे, देखो ऊपर कितनी चॉइसेस थी, टोटल 10 चॉइसेस थी। अब मैं इसमें से 7 अगर निकाल दूँ तो मेरे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी, मेरे पास बचेंगी 9 चॉइसेस, है ना। मतलब क्या आप 0 1 2 3 4 5 6 8 9 यही यूज़ कर सकते हो। तो ये कितने हैं टोटल, ये टोटल है 9 नंबर, क्योंकि यहाँ 7 नहीं आ रहा है। देखो अगर आप 5 के बाद 6 आ रहा है सीधा। तो अब क्या करना है, आपने इसकी हेल्प से 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। अब मैंने बताया था इस प्लेस पे जो 100 प्लेस है, 100 प्लेस पे 0 नहीं ले सकते, वरना वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा नंबर, है ना। आप किसी नंबर को ऐसे लिखोगे तो 3 डिजिट नंबर थोड़ी ना माना जाएगा। 99 और 1000 के बीच में थोड़ी ना रहा वो 99 से नीचे आ गया। तो आप 0 यूज़ नहीं कर सकते इस प्लेस पे। आपके पास ऑलरेडी 9 नंबर्स हैं, तो आप यहाँ 8 नंबर्स ही यूज़ कर सकते हो। अब बाकी इस प्लेस पे आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इन 9 में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। 7 मैंने यूज़ कर ही नहीं सकता, तो 7 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इसमें से। तो आप यहाँ पे 9 यूज़ कर सकते हो, और इस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आप यहाँ पे भी 9 यूज़ कर सकते हो। तो कितने बन जाएंगे ये टोटल,
8 इंटू 81 648। अभी हमें आंसर नहीं आया है, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट 7, मतलब एक डिजिट 7 होना ही चाहिए, बट मैंने अभी जो निकाला है वो निकाला है जिसमें एक भी डिजिट 7 नहीं है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जितने भी 3 डिजिट नंबर है उनमें से ये वाले माइनस कर दूंगा, तो आपके पास ऐसे डिजिट्स आ जाएंगे, ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जिनमें 7 डिजिट हमेशा होगा ही होगा। सो ऑल द यहाँ डिजिट नहीं आएगा, ऑल द नंबर आएगा, ऑल द नंबर बिटवीन। सो ऑल द नंबर बिटवीन 99 एंड 1000। अब मुझे सिर्फ नंबर जानने के कितने नंबर्स होंगे 99 1000 के बीच में, कोई रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है इस पर, बस 99 से बड़ा होना चाहिए और 1000 से छोटा। तो टोटल नंबर आपके पास कितने हैं 10, जो ऊपर मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो टोटल 10 में से आपने सारे 3 डिजिट्स नंबर बनाने। तो फर्स्ट प्लेस पे आपने हमेशा यहाँ 100 प्लेस पे हमेशा पता है 0 नहीं ले सकते, तो आपके पास यहाँ 9 चॉइसेस रहेंगी, और इस प्लेस पे आप कोई से भी 10 में से नंबर ले सकते हो, और इस प्लेस पे भी 10 में से कोई सा भी डिजिट उठा सकते हो। तो कितने हो गए 9 इंटू 100 इंटू 900 होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, जो 900 आपने निकाला है 900 माइनस 648, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारे 3 डिजिट्स नंबर आ गए और यहाँ पे आपके पास सारे वो नंबर्स आ गए जिनमें 7 एक भी बार नहीं आएगा। तो अगर मैं ऐसे सारे नंबर माइनस कर दूं जिसमें 7 एक भी बार नहीं आ रहा है, तो मेरे पास जितने भी नंबर्स बचेंगे ना 99 और 1000 के बीच में, वो ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें कम से कम एक बार तो 7 आएगा ही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ टू यू। सो ऑल द नंबर्स, जो उसने पूछा था ऊपर क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में, ऑल द नंबर्स हैविंग एटलीस्ट 17 बिटवीन 99 एंड 1000। तो कितने हो गए वो 900 माइनस 648। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 252। तो यही आपका आंसर है। तो ये 8th क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, और में था, तो ये फर्स्ट पार्ट कराया, मैं और वाला पार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला पार्ट है। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, सो इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड इफ द टीम हैज़ नो गर्ल्स एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो देखते हैं क्या बन रहा है इसमें। आपके पास कितनी गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं एंड 7 बॉयज़ हैं, और आपको एक टीम बनानी है जिसमें 5 मेंबर्स होने चाहिए। टीम में 5 मेंबर्स होने चाहिए, टोटल 7 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। तो आपको पहला केस दे रखा है, पहले पार्ट में पूछा गया टीम इस तरह से बनानी है, उसमें कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए, नो गर्ल। तो इसका मतलब यहाँ से 0 ले रहे हो आप, और यहाँ से टोटल 5 बॉयज़ लोगे आप, क्योंकि टोटल 7 बॉयज़ हैं, तो उसमें से 5 के 5 ही उठा सकते हो आप। तो 5 की टीम बनानी है आपने। तो अब आपके पास कितने अब आपको कॉम्बिनेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि टीम बना रहे हो, टीम में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। टीम में सिर्फ और सिर्फ जिन स्टूडेंट्स को आप उठा रहे हो वो मैटर करते हैं, जिन बॉयज़ को जिन गर्ल्स को आप ले रहे हो अपनी टीम में वो मैटर कर रहा है, उनका अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा। तो इसलिए आप कॉम्बिनेशन को यूज़ करोगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 7C5, क्योंकि आपका 4C0 तो आपका कुछ भी नहीं होगा, वो 1 होगा। आप लड़की एक भी लड़की नहीं ले रहे हो, तो 4C0 1 होगा, और 7C5 निकालना है आपको। 7C5 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैंसिल कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 ही के इक्वल होता है, तो इसको 6 को कैंसिल करो 3, तो ये आ गया आपका 21 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल होना चाहिए। सो बोला एटलीस्ट 1 बॉय
1 गर्ल हमेशा होनी चाहिए। तो अगर मैं एक गर्ल लेता हूँ तो बॉयज़ कितने रहूँगा 4, क्योंकि मुझे टीम कितने मेंबर्स की बनानी है 5 मेंबर्स की, तो टोटल 5 ही होंगे ना ये। अगर मैं 2 गर्ल्स ले रहा हूँ तो कितने बॉयज़ ले सकता हूँ 3, अगर मैं 3 गर्ल्स ले रहा हूँ तो कितने बॉयज़ ले सकता हूँ 2, अगर मैंने 4 गर्ल्स लिए तो कितने बॉयज़ ले सकता हूँ 1। अब मैं आगे 4 से आगे नहीं जा सकता क्योंकि 5 गर्ल्स हैं ही नहीं हमारे पास, हमारे पास 4 ही गर्ल हैं। तो हमेशा इनका सम 5 ही आ रहा है आपका। तो आप इसका परमुटेशन लगाना शुरू कर दो, सॉरी कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा, सबसे पहले कितनी गर्ल्स हैं 4, उसमें से आपने एक ही गर्ल ली है इस वाले केस में, है ना, एक गर्ल ली है और 4 बॉयज़ लिए। टोटल बॉयज़ कितने हैं आपके पास 7, तो 7C4। तो 4C1 की वैल्यू डायरेक्टली 4 होती है और 7 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल और 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो 6 कैंसिल। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 35। तो इसको देखिए क्या बनेगा 4 इंटू 35 बन गया आपका 140, ठीक है। NCR का फॉर्मूला ही लगाया इसमें, NCR मतलब 7C4, n की वैल्यू 7, r की वैल्यू 4, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर हमने कैंसिलेशन करा, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है तो वो कैंसिल हो गया 6 से, तो ये हो गया 7 इंटू 5, तो ये हो गया 35। और यहाँ बाहर 4 था तो उसको मल्टीप्लाई करा तो उसका आंसर आ गया आपका 140। अब नेक्स्ट वाला ये वाला केस देखते हैं, 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। तो उसके लिए क्या होगा 4 गर्ल्स में से 2 सेलेक्ट करें इंटू 7 में से आपने बॉयज़ में से 3 सेलेक्ट करें, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जो आपकी वैल्यू 7C4 की जो वैल्यू है ना वही वैल्यू 7C3 की होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या कहता है कि NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। मतलब अगर ये सम जो है ना n के इक्वल हो रहा है तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। इन दोनों का सम कितना होगा n होगा, r प्लस n माइनस R। तो देखो 4 और 3 का सम यहाँ पे क्या होगा 4 और 3 का सम 7 होगा, तो इसलिए 7C4 की वैल्यू इक्वल होगी 7C3 के। तो हमें वो वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं, वो हमने ऑलरेडी यहाँ निकाली हुई थी 35, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 लिखो यहाँ पे, और 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल और 2 आ गया तो ये आ गया 6, तो 6 इंटू 35, तो ये हो गया आपका 210 हो गया आपका। इसी तरह आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4C3 इंटू 7C2, अब 7C2 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, 4C3 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। 4C3 आई थिंक 4 के इक्वल होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये 4 के इक्वल होगा इंटू 7C2, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 3 4 इंटू 184। और लास्ट केस देख लो 4 और 1, मतलब 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स ही लिए हैं, और फिर नेक्स्ट में क्या करा है आपके पास 7 बॉयज़ हैं तो आपने उसमें से सिर्फ एक ही लिए है, तो 4C4 की वैल्यू 1 होगी एंड 7C1 की वैल्यू 7 होगी, तो 7। तो इनमें टोटल आपको सम करना पड़ेगा, जो भी आंसर आ रहा है वही इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट में क्या आया था आपका आंसर 140, फिर नेक्स्ट में 210, फिर 84, फिर +7, तो जो भी आपका आंसर है वही इसकी वैल्यू होगी।
अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। क्या बोला है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो 3 गर्ल्स के लिए आप टोटल तो 4 गर्ल्स हैं आपके पास, और बॉयज़ कितने हैं, 7 बॉयज़ हैं आपके पास। तो अगर मैंने कम से कम 3 गर्ल लिए हैं तो टीम में हमें कितने मेंबर रखने हैं, 5, तो 2 बॉयज़ लेने पड़ेंगे आपको। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो मैं 4 गर्ल्स भी ले सकता हूँ अगर लेनी है, तो मुझे 3 तो आएगा ही ना मिनिमम, और बॉयज़ में से 1 बॉय ले लूँगा तो टोटल 5 हो गए। अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता 5 क्यों, क्योंकि गर्ल तो 5 है ही नहीं, तो इसमें भी 2 केस बन गए। अब आप आई होप समझ गए होगे इसको कैसे करोगे आप। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल कितने 4, कितने सेलेक्ट करें 3 गर्ल्स, 7 में से 2 सेलेक्ट करें, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। और यहाँ 4 सेलेक्ट करें एंड 7C1, तो ये आ गया आपका 1 × 7 है तो 7 आ गया। 4C3 की वैल्यू 4 × 7C2 की वैल्यू क्या होती है वो हमने ऊपर निकाली हुई है, C2 की वैल्यू होती है आपकी 21, तो ये आ गया 84, तो 84 + 7 तो हो गया आपका 91। तो ये आपका आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ मिड टर्म के। तब तक के लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।